हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को 1300 क्वेश्चन हम लोगों को करना है। तो इसमें से हम लोगों का अभी तक 260 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग करेंगे 261 से 280 तक का क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो यदि आप लोग जो पहले वाला वीडियो है उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये सारे जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नया वीडियो जो आ रहा है वो आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल शेयरिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सरफेस बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट आर कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो स्टील और कंक्रीट के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल शेयर स्ट्रेस लगता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जो कंक्रीट कंक्रीट ब्लॉक है उसमें कोई स्टील है, तो उसके बीच में जो भी लॉन्गिट्यूडनल शेयर स्ट्रेस लगता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन बी में दिया है टेंसाइल स्ट्रेस और ऑप्शन सी में दिया है बॉन्ड स्ट्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। In a RCC beam, the uniform distribution of shear stress with a maximum value of TV equal to V by BD। तो अपने को इसमें क्या बताना है कि जो टी वी इक्वल टू वी बाई बी डी होता है, तो यहाँ पर टी वी को हम लोग क्या बोलते हैं। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर जो टी वी रहता है उसको हम लोग नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है भी को हम लोग बोलते हैं शेयर फोर्स। और यहाँ पर बी और डी आप लोगों को पता ही होगा कि बी क्या है, विड्थ ऑफ बीम है, और डी क्या है, डेप्थ ऑफ बीम है। तो अपने क्या पूछा है, टीवी। टीवी क्या होता है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ऑप्शन में देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन ए है एवरेज शेयर स्ट्रेस, ऑप्शन बी है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ऑप्शन सी है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस और ऑप्शन डी है क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। हम लोग उसको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार इन टेंशन इज। तो अपने को इसमें क्या बताना है कि एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस बताना है। एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस बॉन्ड के कंडीशन में, और किसके लिए बताना है कि प्लेन बार है और वो टेंशन में है। प्लेन बार है और टेंशन में है। तो पहले देख लेते हैं कि इसका डिफरेंट कंडीशन में कितना कितना वैल्यू इंक्रीज होता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि टाउ बी डी दिया हुआ है। तो ये टाउ बी डी को ही हम लोग परमिसिबल बॉन्ड शेयर बोलते हैं। ठीक है, परमिसिबल बॉन्ड शेयर बोलते हैं। यदि प्लेन माइल्ड स्टील इन टेंशन में है, माइल्ड स्टील है और टेंशन में, तो उसको हम लोग कितना लेते हैं, टाउ बी डी लेते हैं। और यदि प्लेन माइल्ड स्टील है इन कंप्रेशन में है, कंप्रेशन के कंडीशन में हम लोग उसको 25% इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि 25% लिखा हुआ है। 1.25 मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 25% इंक्रीज करते हैं। और थर्ड में देख सकते हो एच वाई एच डी इन टेंशन, एच वाई एच डी बार है और टेंशन में है, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग कितना 60% इंक्रीज करते हैं। 1.6 लिखा है यहाँ पर, तो देख सकते हो कि ये 60% इंक्रीज होगा। और लास्ट में है एच वाई एच डी इन कंप्रेशन, एच वाई एच डी बार है और कंप्रेशन में है, तो उस कंडीशन में हम लोग 100% इंक्रीज करते हैं। किसको, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस को। यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब 100% किसी चीज़ को इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा उसका वैल्यू। तो 2 टाउ बी डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अगर प्लेन है और कंप्रेशन में है तो उस कंडीशन में, एच वाई एच डी है और टेंशन में है तो उस कंडीशन में, और एच वाई एच डी इन कंप्रेशन में है तो उस कंडीशन में। ये सारे वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है।
तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को प्लेन बार इन टेंशन दिया हुआ है। प्लेन बार इन टेंशन में हम लोग कितना लेते हैं, टाउ बी डी। ठीक है, और टाउ बी डी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है इंक्रीज्ड बाई 10% फॉर बार इन कंप्रेशन। तो हम लोग कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज करते हैं, तो ये इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, इंक्रीज्ड बाई 25% फॉर बार इन कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पर देख सकते हो कि डिक्रीजेज बाई 10% फॉर बार इन कंप्रेशन। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि 25% इंक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज यहाँ लिख दिया तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी डिक्रीज है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन ए बीम इज लोडेड विथ ट्रांसवर्स लोड द बेंडिंग मोमेंट। तो यदि ट्रांसवर्स लोड लग रहा है किसी बीम में, मान लो ये बीम है, इसमें कोई ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो उसके बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट के कारण ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन ए में है रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन। तो जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो हर एक सेक्शन में कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो कि वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। तो सेक्शन टू सेक्शन के लिए अलग अलग होता है क्या, बेंडिंग मोमेंट, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी में देख सकते हो डेवलप शेयर स्ट्रेस इन द बीम। तो बीम में शेयर स्ट्रेस भी डेवलप होता है, तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोथ बी एंड सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अलोवेबल स्ट्रेस टू विच ए स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड इज कॉल्ड। तो किसी मेंबर में, किसी स्ट्रक्चर मेंबर में जो अलोवेबल स्ट्रेस होता है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन ए में दिया है वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन बी में दिया है परमिसिबल स्ट्रेस, और ऑप्शन सी में दिया है टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन डी में दिया है आइदर ए और बी। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी है इसका, वो डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वर्किंग स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस दोनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अलोवेबल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायगोनल टेंशन विच रिजल्ट इन अल्टीमेट फेलियर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक्स डिपेंड ऑन। तो जो बीम में डायगोनल टेंशन क्रैक्स आता है किसके कारण, अल्टीमेट फेलियर लोड के कारण जो डायगोनल टेंशन क्रैक आता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डायगोनल टेंशन दिया हुआ है, तो डायगोनल टेंशन दिया है वो ए बाई डी। अब यहाँ पर ए क्या है, शेयर स्पान है, और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। तो शेयर स्पान बाई इफेक्टिव डेप्थ इसका रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के रेशियो की वजह से पता चलता है कि डायगोनल टेंशन है, कि डायगोनल कंप्रेशन है, कि फ्लेक्सुरल टेंशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है शेयर स्पान, और ऑप्शन बी में दिया है इफेक्टिव डेप्थ, और ऑप्शन सी में दिया है बोथ एंड ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट होगा। क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर मैं बताया ए बाई डी होता है। तो ए क्या होता है यहाँ पर, शेयर स्पान होता है, और डी क्या होता है, डी होता है यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो इसका जब रेशियो निकालते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है डायगोनल टेंशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ अलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफॉर्म बार टू दैट ऑफ प्लेन बार इज अबाउट। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, अलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस डिफॉर्म बार और प्लेन बार का जो रेशियो होता है वो कितना होगा। तो अभी मैं इससे पहले एक पीडीएफ बताया था, उसमें मैं बताया था कि कितना रहता है दोनों का डिफरेंस। एक बार और देख लेते हैं उसमें। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि किसके लिए पूछा था, एच वाई एस डी बार और प्लेन बार के लिए।
तो यहाँ पर प्लेन के लिए आप लोग देख सकते हो कि कितना है, टाउ बी डी है। और एच वाई एच डे के कंडीशन में क्या है, 1.6 टाउ बी डी है। यदि दोनों को हम लोग इक्वल करें, तो दोनों को जो मतलब रेशियो करें, रेशियो, तो कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। 1.6 आएगा, दोनों को करेंगे तो टाउ बी डी कट जाएगा और 1.6 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1.6 है, इसका आ जाएगा रेशियो करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 1.6। डिफॉर्म बार में हम लोग 60% इंक्रीज लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस shear stress given in IS 456 1978 is based on। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल shear स्ट्रेस होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, आईएस कोड, इसके हिसाब से यहाँ पर जो आईएस कोड दिया है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम परमिसिबल shear स्ट्रेस होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। तो वो बेस्ड होता है डायगोनल टेंशन फेलियर के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पे, देख सकते हो कि डायगोनल टेंशन फेलियर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर अपने को लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है। तो इस सेट जो दिया हुआ है वो स्ट्रेस दिया हुआ है, और इस सेट जो दिया हुआ है नेचर, मतलब वो स्ट्रेस का नेचर कैसा है ऐसा इस साइड दिया हुआ है लिस्ट सेकंड में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ए पे दिया हुआ है बॉन्ड स्ट्रेस। अब बॉन्ड स्ट्रेस किसको बोलते हैं, तो इससे पहले मैं अभी बताया था कि बॉन्ड स्ट्रेस किसको बोलते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल शेयर स्ट्रेस लगता है इसके बीच में, स्टील और कंक्रीट के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल शेयर स्ट्रेस लगता है उसको हम लोग बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फोर्थ में लॉन्गिट्यूडनल शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, पहले का फोर्थ करेक्ट होगा। अब सेकंड देखते हैं क्या दिया हुआ है, थर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है। अब थर्मल स्ट्रेस लीनियरली लगता है, लीनियर स्ट्रेस होता है, तो इसका देखते हैं कहाँ पर लीनियर स्ट्रेस दिया हुआ है। देख सकते हो कि यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ है। तो फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ और सेकंड का हो जाएगा थर्ड। और यहाँ पर सी में दिया है हुप स्ट्रेस। तो जो हुप स्ट्रेस रहता है वो सरकमफेरेंस में लगता है, किसी सर्कुलर के सरकमफेरेंस में लगता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। और जो लास्ट का दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, टॉर्सनल स्ट्रेस दिया हुआ है। टॉर्सनल स्ट्रेस किसमें होता है, देखते हैं यहाँ पर। टॉर्सनल स्ट्रेस देख सकते हो कि कोई भी सर्कुलर चीज रहता है उस पर लगता है टॉर्सनल, और वहाँ उसके जो सेंटर में होता है वहाँ पर जीरो टॉर्सनल स्ट्रेस होता है। तो पहले वाले में देख सकते हो कि जीरो एट सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन के सेंटर में जीरो टॉर्सनल स्ट्रेस लगता है। तो फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट वेट पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से अपने को बताना है कि किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा पर क्यूबिक मीटर में। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि प्लेन कंक्रीट दिया हुआ है। तो प्लेन कंक्रीट का कितना होता है, प्लेन कंक्रीट का 24 किलो न्यूटन होता है पर मीटर क्यूब। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्लेन कंक्रीट ब्रिक एग्रीगेट। तो ब्रिक एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी कम ही रहेगा। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्लेन कंक्रीट ब्रिज। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रेनफोर्स कंक्रीट। रेनफोर्स कंक्रीट दिया हुआ है, इसका कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे मैक्सिमम किसका रहेगा, और रेनफोर्स कंक्रीट का सबसे ज़्यादा रहेगा वेट पर क्यूबिक मीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा रेनफोर्स्ड कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एनकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हुक इज। तो एनकरेज वैल्यू बताना है किसके लिए, स्टैंडर्ड हुक। और स्टैंडर्ड हुक जो होता है वो 180 डिग्री में मुड़ा रहता है, मतलब ऐसे करके जो मुड़ा रहता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड हुक बोलते हैं। अब ये माइल्ड स्टील में ही हो पाता है, HYSD में हम लोग मैक्सिमम 135 डिग्री तक ही उसको मोड़ते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं कि एनकरेज वैल्यू कितना होता है। तो एनकरेज वैल्यू जो होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री के लिए कितना होता है, 4 5 होता है, 5 क्या है, डाया बार है। और 90 डिग्री के लिए कितना होता है, 90 डिग्री के लिए होता है 8 5 होता है। और 135 डिग्री के लिए कितना होगा, उसके लिए होता है 12 5 होता है। और 180 डिग्री के लिए होता है 16 5 होता है। ठीक है, और 5 यहाँ पर क्या है, डाया ऑफ बार है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हो 5 की जगह में डी दिया हुआ है, तो डी भी लिख सकते हैं, डाया ऑफ बार होता है। तो अपने को क्या पूछा, स्टैंडर्ड हुक के लिए। तो अभी मैं बताया कि स्टैंडर्ड हुक कितने डिग्री के लिए रहता है, 180 डिग्री के लिए रहता है। और ये माइल्ड स्टील में ही प्रोवाइड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। और सॉरी, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 16D 180 के लिए। यदि इसके जगह में हम लोगों को कोई एंगल बोल देता कि जैसे 45 डिग्री बोल देता, तो उसके लिए कितना लेते हैं, अभी मैं बताया कि 4D हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ डायमीटर ऑफ ए रेनफोर्समेंट बार इज डी, द एंकरेज वैल्यू ऑफ द हुक इज। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी जो मैं किया उससे, अभी मैं जो कराया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हो कि 16D हो जाएगा। यहाँ पर डी क्या है, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार है, और एंकरेज पूछा है हुक के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा 16D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ equal cross section area can resist the torsional moment of a RCC beam section more efficiently when working state design is adopted। तो अपने को टॉर्सनल मोमेंट रेजिस्टेंस के लिए आरसीसी बीम सेक्शन डिजाइन करना है। तो उसके लिए सबसे सुटेबल कौन सा सेक्शन होता है, यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे सुटेबल कौन सा होता है, तो उसके लिए जो बॉक्स टाइप का जो सेक्शन रहता है वो सबसे सुटेबल रहता है टॉर्सनल मूवमेंट यदि आ रहा है तो उस कंडीशन में। अब यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है एन अनसिमेट्रिकल सेक्शन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ए बॉक्स सेक्शन, ऑप्शन डी दिया हुआ है ए सॉलिड रेक्टेंगुलर सेक्शन, और ऑप्शन डी में है ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा ए बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ डी इज द डायमीटर ऑफ स्टील बार, डाया ऑफ हुक इज। तो यहाँ पर जो डी है वो डायमीटर ऑफ स्टील बार है, और अपने को हुक होता है, इस टाइप का हुक है मान लो, तो उसका डाया कितना होगा ये पूछ रहा है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हम लोगों को रेडियस ऑफ हुक पूछा था, हुक का रेडियस पूछा था, इसमें क्या पूछा है, डाया पूछा है उसका। तो जब मैं रेडियस वाला क्वेश्चन कराया था तो उसका कितना लिया था वैल्यू, उसका लिया था 2D। यदि रेडियस पूछे तो 2D होगा, और डाया पूछे तो 4D होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4D लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखें कि अगर हुक का डाया पूछे तो कितना होगा, 4D होगा, और हुक का रेडियस पूछे तो 2D होगा। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिट वेट ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट इज टेकन अस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो जो प्लेन कॉन्क्रीट होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है, और अभी अभी इसी वीडियो में मैं प्लेन कंक्रीट और आरसीसी कंक्रीट का मैं यूनिट वेट बताया। तो जो प्लेन कंक्रीट होता है उसका कितना होता है, 24 किलो न्यूटन पर mm
पर मीटर क्यूब होता है, और जो आरसीसी होता है उसका कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इसका इसमें क्या पूछा है, प्लेन कंक्रीट के लिए पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस परमिटेड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर एडॉप्ट ए मतलब डिपेंड अपॉन। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है किसके लिए, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो हम लोग आईएस कोड में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से हम लोग निकालते हैं। तो उस टेबल में हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, पहला तो परसेंटेज ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन में ऑप्शन में ए में दिया हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑल द अबव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ऑप्शन बी में दिया हुआ परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्वेश्चन में ही नहीं जम पा रहा है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा लें, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भी है और बी भी है, लेकिन ऑप्शन सी इसका गलत है। और ऑप्शन डी में देख सकते हो ऑल द अबव दिया है। तो यदि इसके जगह में ऑप्शन ए एंड बी लिखा रहता तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो सकता था, बट इस कंडीशन में दोनों इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द एडिशन ऑफ reinforcement ऑफ द concrete इज नॉट परफेक्ट, तो जो कंक्रीट है उसके रेनफोर्समेंट का एडिशन यदि परफेक्ट नहीं है तो क्या होगा। तो जो उसका रेनफोर्समेंट का एडिशन यदि परफेक्ट नहीं है तो जो कंक्रीट है वो टेंशन में फेल हो जाएगा, जो कंक्रीट है वो टेंशन में फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है द कंक्रीट में ब्रेक इन टेंशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, और उसमें से अपने को बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि डायगोनल टेंशन इज कॉज्ड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंशन एंड द ट्रांसफर शेयरिंग स्ट्रेस। तो जो यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डायगोनल टेंशन होता है वो कंबाइंड एक्शन लॉन्गिट्यूडनल टेंशन और ट्रांसफर शेयरिंग स्ट्रेस के कारण ही डायगोनल टेंशन आता है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन बी में देख सकते हो कि शेयर एनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार इज नोन एज स्टीरअप। तो जो हम लोग बीम या फिर कॉलम में जो भी हम लोग वर्टिकल वर्टिकल बार देते हैं, वर्टिकल जो बार देते हैं शेयर एनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टीरअप। उसको स्टीरअप बोलते हैं, स्टीरअप ऐसे करके देते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर जैसे बार है चार, तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, इफ द शियर स्ट्रेस इज लेस देन 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एक्ट स्ट्रीम फाइबर नो शेयर एनफोर्समेंट इज नेसेसरी। तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है 1/10 कम आ रहा है, तो उसमें हम लोग ऊपर में उसके कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर में यदि शेयर एनफोर्समेंट नहीं दे रहे हैं तो भी चल जाएगा, मतलब शेयर एनफोर्समेंट का ज़रूरत नहीं है। तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, और ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर। तो जो शेयर स्पान होता है
किस जोन को बोलते हैं? तो मान लो ये बीम है। अब बीम के किसी सेक्शन में किसी लेंथ तक कांस्टेंट शेयर फोर्स हो। मान लो यहाँ तक कांस्टेंट शेयर फोर्स है, तो उसको हम लोग शेयर स्पान बोल लेते हैं। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन ए में दिया है बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, ऑप्शन बी में दिया हुआ है शेयर फोर्स इज जीरो, ऑप्शन सी में दिया हुआ है शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। तो अभी मैं बताया जहाँ पर शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है जितने स्पान तक, तो उस स्पान को हम लोग शेयर स्पान बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोगों का 280 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।